हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमबीओ टॉक। माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म और आज के जो मेरे बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं शायान अहमद एंड हमाद सैफ। सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी। Thank you for having us. Thank you. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, हमाद सैफ जो है तो एमडीकेट में आपका स्कोर कितना था? 188 out of 2. और शायान? मेरा 193. या सो दे आर बेसिकली टॉपर्स ऑफ लाइक MDCAT और उसके बाद यहाँ पे दे आर गुड स्कोर इन द KMU एग्जाम्स एज वेल। सो आई थॉट कि ये आज आए यहाँ पे MBO टॉक पे और हम बात करें MDCAT के रिलेटेड, लेकिन प्राइमरीली अबाउट द फर्स्ट ईयर MBBS गाइडलाइंस। सो स्टार्टिंग ऑफ, हमाद, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप कहाँ पे पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज एंड एवरीथिंग? तो हमाद सैफ मेरा नाम है, आपने बता दिया। और स्कूलिंग बचपन से लेकर आज तक, यानी प्रेप नर्सरी से लेकर यहाँ पर सेकेंड ईयर MBBS तक मेरी पेशावर में ही हुई है। यानी मुझे कभी भी हॉस्टल लाइफ देखना नहीं पड़ा। तो स्कूलिंग तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्कूल फॉरवर्ड मॉडल स्कूल से पढ़ा फेज़ 3 में। फिर कॉलेज मैंने हदफ कॉलेज से पढ़ा, जिसमें मेरे FSC में फिर 1050 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 1100। फिर जो MDCAT की प्रिपरेशन थी वो भी मैंने यहीं से की थी, स्टेप एकेडमी से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर KMC के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर। जी, मैं बेसिकली लंड अहमद खेल की मरवत से हूँ। जी जी। आपकी तो लैंग्वेज पसंद है क्यों? हाँ जी, बस वही बात कि बचपन से लेकर आज तक पेशावर में ही मेरा वक्त गुजरा है। तो चूंकि इंटरेक्शन नहीं रहा तो इसी वजह से बस वो लैंग्वेज यहीं की मैंने अपना ली। जी। शायद आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली लोअर दीर से हूँ। स्कूलिंग 8 क्लास तक मेरी वहाँ पे लोकल हुई। उसके बाद मैं मैट्रिक और FSC में कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल गया। मैट्रिक भी वहाँ से की, FSC भी वहाँ से की, और उसके बाद KMC आ गया। तो हाँ। अच्छा, और आप दीर से? जी, मैं लोअर दीर से। हाँ। अच्छा, तो लोअर दीर के बारे में कोई खास बात क्या है? लोअर दीर प्यार है। आपकी तरह ही नहीं। मुझसे ज़्यादा प्यार है। अच्छा। बहुत प्यार है। असल में लोगों ने देखा नहीं है तो इसलिए हिडन ब्यूटी है दीर की। पूरे मलाकन डिवीज़न बहुत ज़्यादा उनकी जो खूबसूरती है वो अभी तक किसी पे आश्कार नहीं हुई। तो जब हम देखते स्वात, दीर, कुमराट, चतराल वगैरह, और फिर जब हम देखते कि यार यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, टूरिज्म नहीं है इतनी इस्टेब्लिश, तो ज़रा सा दुख होता है कि लोग कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ एक हीरा मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो स्टार्टिंग ऑफ इस तरह है कि जब हम FSC में होते हैं ना, तो हमारा एक होता है कि मतलब मेडिकल कॉलेज, राइट, और फिर जिस तरह मैट्रिक से FSC का वो गैप आता है जी, वो जंप होता है, और फिर देयर इज दिस गैप FSC से MBBS में, राइट। तो वो गैप किस तरह हुआ और आप लोग को हाउ डिड यू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज? हमाद? तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। FSC लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। मैं अपनी बात करूं तो आते साथ ही मेरा तो ये डिमीनर था कि जी मैंने बस अभी पढ़ाई थोड़ी सी डाउन कर देनी है और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बंदा हेक्टिक माहौल से आके, स्पेशली ये ईटा का जो वो भूत होता है उससे डर के फिर MBBS में आए तो बंदे को ये फीलिंग होती है कि यार बस अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इतनी स्टडी करनी है कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स ले सकूं, कि किसी को कल बता सकूं कि अच्छा जी मेरी भी 80% 85% मार्क्स आए हैं। किसी को ऐसे ना करूं कि बस छोड़ो यार पास हूं। तो ये बस मेरा एक मोटिव था कमिंग टूवर्ड्स MBBS। और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं, एनवायरनमेंट बदल जाता है, स्टडीज़ बदल जाती हैं, तो ऑब्वियसली हर्डल्स होती हैं, लेकिन इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ इंसान अडॉप्ट कर लेता है, ये अडेप्ट कर लेता है अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ साथ, और स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ। तो यही मेरा था कि स्टार्ट में बस लाइफ एंजॉय करने और स्टडीज़ पे भी तवज्जो देनी है, क्योंकि मेडिकल लाइफ इज़ नॉट अबाउट स्टडीज़ ऑल द टाइम। At least almost 40% of the time should be dedicated to your studies. The rest of the time, 60% of the time should be dedicated to something else. Like for example, developing your personality. Because इन्हीं 5 सालों में हमने अपनी कैरेक्टर बिल्ड करनी है। तो ना सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करनी चाहिए, बल्कि और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे भी इन 5 years में फोकस थोड़ी सी करनी चाहिए। तो ये मेरा डिमीनर था कमिंग टूवर्ड्स
मेडिसिन फर्स्ट ईयर MBBS। क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या यहाँ पे चेंज है, लाइक आपने कुछ इमेजिन किया था वो यहाँ पे नहीं है? एक्सपेक्ट मैंने सच्ची बात बताऊं तो आई एम अ पर्सन ऑफ वेरी लो एक्सपेक्टेशंस। मेरी अपने आप से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स MD कैट, मेरी अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं जी KMC में हूँगा या ऐसे कुछ। बस मैं अपनी स्टडीज़ करता रहा और बस मैं कहता रहा कि बस अल्लाह बखैर की, नूर बखुदे खैर की, नूर बसर गुरु जब अखपल मेहनत तो कमा, नूर बखुदे खैर की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करने ऐसे हुआ कि KMC में आ गए, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इतनी कुछ नहीं थी। लेकिन फिर जब वो क्रेज़ आने लगा कि ओह यार मैं तो मेडिसिन में हो गया हूँ और KMC में हो गया हूँ, और तो फिर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मेरी बढ़ गई कि यार मैंने तो छक्का मार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और बुज़ुर्गों की दुआओं से। तो स्टार्ट में एक्सपेक्टेशंस मेरी यही थी कि यार बस यूनिवर्सिटी लाइफ होगी और एंजॉय मारेंगे, लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल ने हमें बता दिया कि नहीं फुल टाइम एंजॉयमेंट भी अच्छी बात नहीं है। तो ये बात कि स्टडीज़ और सोशल लाइफ दोनों को साथ साथ चलाना चाहिए। जी शायन, यू आर हॉस्टलाइट राइट? जी। तो हॉस्टलाइट आपको माहौल में आपने किस तरह एडजस्ट किया? इससे पहले 5 साल भी मैं हॉस्टलाइट रहा था, तो मेरे लिए एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। चूँकि 5 साल गुजारने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किन लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है अपनी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखने के लिए, और क्या क्या करना है, कब पढ़ना है, कब इंजॉय करना है, ये चीज़ें समझ आ जाती है। इसलिए मुझे एडजस्ट करने में इतना मसला नहीं रहा। जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो हर एक FSC स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन जब वो फैंटेसाइज करते हैं मेडिकल के बारे में, तो वो समझते हैं कि हम जाएंगे और हम फ़ौरन जाके ज़िंदगियाँ बचाएंगे, हम सर्जरियाँ कर रहे होंगे और बहुत ऐसी ऐसी सर्जरीज़ के बस एक कट लगाना होगा, उससे किसी की जान बच जाएगी। और ये हमारी फैंटेसी होती है ना जब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद चीज़ें डिफरेंट होती है। पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो ऑब्वियस सी बात है, आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, आप सिर्फ बेसिक सीखते हैं। बेसिक साइंसेस से बार बार आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं। तो इस पॉडकास्ट के लिए मैं अग्री ही इसलिए हुआ था कि फर्स्ट ईयर को पहले से बता दूं कि ये पहले 1-2 साल फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ये इट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि थर्ड ईयर से तो आप हॉस्पिटल के रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, आप सब करना शुरू हो जाते हैं आप लोग। लेकिन ये जो पहले 2 साल है, इसमें इंसान को एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने ख़ुद को ज़रा अपने माइंड को ज़रा धोखा दे के पढ़ना भी होता है, साथ में एंजॉय भी करना होता है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी बरकरार रह सके। तो एक्सपेक्टेशंस मुझे शुरू में पता लग गई कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने शुरू में सर्जरी तो नहीं करनी है, तो बहुत एक मैराथन है, एक स्प्रिंट तो नहीं है। हम FSC में हमें स्प्रिंट की आदत हो जाती है, हम चाहते हैं चीज़ें जल्दी जल्दी बस हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैराथन है। तो उसके बाद एडजस्ट करना बहुत आसान हो गया था जब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई कि इट्स गोना बी अ लॉन्ग लॉन्ग मैराथन। इसलिए इट वाज यू नो ईजी फॉर मी। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास होते हैं 3 ब्लॉक एग्जाम्स, लाइक इंटरनल एग्जाम्स, ठीक है। और 3 ब्लॉक्स हम लोगों ने डिवाइड किया होता है, और एक हमारा होता है फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेशन। अब हमारे जो 3 ब्लॉक्स हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं 5 मॉड्यूल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंडेशन, देन ब्लड, देन MSK, देन CVS एंड देन रेस्पिरेटरी। फोर्थ होता है रेस्पिरेटरी, उसके बाद होता है CVS, ठीक है। तो 5 हमारे पास होते हैं मॉड्यूल्स। और इसकी हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बैकग्राउंड किस तरह करनी है, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। तो वी हैव लाइक टेक डाउन द होल थिंग एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, ठीक है। तो हमारे पास शायन फिजियोलॉजी, आपने फिजियो को किस तरह पढ़ा और हाउ डिड यू लाइक टेक डाउन द होल थिंग? बिफोर आई प्रोसीड विद द फिजियोलॉजी, मैं कुछ जनरल बातें करूँगा जी जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए लागू होंगी। देखिए, फर्स्ट ईयर में या हर जगह 3 किस्म के लोग होंगे आगे जाके मेडिसिन में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते बहुत ज़्यादा होंगे, उनके मार्क्स नहीं आते होंगे। कुछ वो होंगे जिनके मार्क्स आते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं होंगे। और कुछ जो आइडियल कैटेगरी है कि जितना वो पढ़ते उस हिसाब से उनके मार्क्स आते हैं। तो जो पहली कैटेगरी बताई मैंने, या दूसरी, जो पढ़ते ज़्यादा है जिनके मार्क्स नहीं आते, या जो जिनके मार्क्स आते और उनकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं होती, दोनों अभी नुकसान में होते। किस तरह? अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे और मैं पढ़ नहीं रहा, तो मैं खुशफहमी में रहूँगा कि मुझे चीज़ें आ रही है, और कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में
मेरा पता लग जाएगा लोगों को, इतने एग्ज़ाम्स आ गए, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा कि इसके बेसिक सही नहीं है और किसी तरह पास पेपर्स और इन चीज़ों से इसके मार्क्स आ गए। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिसके मार्क्स नहीं आते, तो ऑब्वियसली उसकी पढ़ाई के मेथड में कोई ना कोई मसला होगा। तो इतना टाइम लगा रहे, दिन रात बैठा हुआ है और मार्क्स उसके नहीं आ रहे। तो कोशिश करनी है हमने फर्स्ट ईयर से ही, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले वो ये सुन लें कि आप लोगों ने आइडियल कैटेगरी में जाना है। आइडियल कैटेगरी, आप अपने मार्क्स और अपनी स्टडी के लेवल को बिल्कुल प्लेन करें, दोनों बराबर हो। तो फिजियोलॉजी अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, आगे जाके पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, हर चीज़ में यही बेसिक्स होंगे। ये नॉर्मेलिटी में एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो आपका एक और सब्जेक्ट बन जाएगा पैथोलॉजी। फिर उनको ठीक करना कैसे है, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, फार्माकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स इसी तरह आगे। लेकिन अगर हम अभी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं ठीक करते, हमारे कॉन्सेप्ट्स ही ठीक नहीं है मेडिसिन के, आगे जाके क्या होना है, फिर नुकसान ही होना है। हमने ये दोबारा, या तो सब कुछ दोबारा पढ़ना और इतना टाइम नहीं होना क्योंकि एक और सब्जेक्ट आ गया, तो वहाँ पे टाइम ज़ाया होगा, वहाँ हमारी पैथोलॉजी भी ख़राब होगी। आगे जाके हमारे क्लिनिकल नॉलेज, या अगर हमने फिजिशियन बनना है, वहाँ भी मसला आएगा। कहीं ना कहीं जाके लाइफ में हमने ये चीज़ें दोबारा पढ़नी है, तो वाई नॉट नाउ इन फर्स्ट ईयर। अब इतना टाइम जो है हमारे पास फिजियोलॉजी, तो 2 किस्म की बुक्स यूज़ होती है फिजियोलॉजी के लिए। लॉन्ग बुक्स, गाइटन जो स्टैंडर्ड बुक है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, और एक है कोस्टेंजो। 2 बुक्स आपने इनमें से जो भी सेलेक्ट करनी है, कोई मसला नहीं है, दोनों एक जैसी है। बेहतरीन बुक्स है दोनों, फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक करने के लिए और मार्क्स के हिसाब से भी। इसके अलावा एक और बुक जो आप लोगों ने लाजमी करनी है, वो BRS फिजियोलॉजी है, जो शॉर्ट बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, पूरी दुनिया में यूज़ होती है। कॉन्सेप्ट्स इंतहाई कंसाइज प्रिसाइज वे में दिए गए उन्होंने। तो अगर आप पहले लॉन्ग बुक पढ़े, उसके बाद कन्वर्ट हो जाए शॉर्ट बुक में, तो शॉर्ट बुक उसकी जो रिटेंशन होगी बहुत ज़्यादा होगी। समझ आएगी? अगर मैं सिर्फ शॉर्ट बुक पढ़ूँ पूरा साल, तो मेरे लिए चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं होंगी। लेकिन मैं पहले लॉन्ग बुक में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, और उसके बाद जब मैं वहाँ से पढ़ लूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट बुक पे आऊँ। तो वो शॉर्ट बुक मेरे लिए रिटेन करना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप कोशिश करें अभी से एक लॉन्ग बुक के साथ एक शॉर्ट बुक, गाइटन या कोस्टेंजो के साथ BRS फिजियोलॉजी। और गाइटन अगर आप करें तो गाइटन के साथ एक गाइटन रिव्यू MCQs बुक है, वो बेहतरीन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आप एक चैप्टर पढ़ ले, एक यूनिट पूरा, तो फिर आप ऐसा करें कि जो रिव्यू MCQs बुक है, उसमें जाके वो पूरा को पूरा चैप्टर, उसके MCQs आप सॉल्व करें। अगर आपके MCQs सही तरह आ रहे तो इट मीन्स के आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको मसला आ रहा है, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप स्किप हो रही, तो मसला आपके पढ़ने में था, दोबारा जाके दोबारा पढ़े। इसी तरह एक टाइम आएगा कि मैंने वो 3 कैटेगरी शुरू में बता दी थी कि मार्क्स और स्टडी प्लेन होनी चाहिए। तो जब आपके MCQs भी ठीक होना शुरू हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट भी ठीक होना शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह वो तीसरी जो कैटेगरी आइडियल वाली, इंशाल्लाह हम उस आइडियलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बेस्ट है। और इसके अलावा बायोकेम बायोकेम के लिए 2 बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा। एक फर्स्ट ईयर में यूज़ होगी और एक सेकंड ईयर में यूज़ होगी। मैंने पर्सनली भी यूज़ की है। बायोकेम इज़ अ बिट बोरिंग सब्जेक्ट और हर कोई इससे तंग होता है। आपने चीज़ें क्रैम करनी होती है, रट्टा लगाना होता है बार बार। एंजाइम्स में कौन से किसने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ऑब्वियस सी बात है आपने याद करनी इन चीज़ें, ये चीज़। तो KMU जो सजेस्ट करती है बुक, पंकजा नाइक एक ऑथर है, उसकी बुक बायोकेमिस्ट्री के लिए, और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक है इंटरनेशनली, लिपनकॉट, जो फर्स्ट ईयर में इतनी नहीं यूज़ होगी लेकिन सेकंड ईयर के लिए वो बेस्ट बुक है। तो ये 2 बुक्स अगर अभी से आप अरेंज कर लें, आपकी फर्स्ट ईयर भी कवर हो जाएगी। अगर पंकजा में कोई मसला आ रहा है, कोई डिफिशिएंसी आ रही है, तो आप लिपनकॉट से कवर कर सकते हैं, और सेकंड ईयर में भी आप लिपनकॉट से, सेकंड ईयर तो आप लिपनकॉट से करना। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं पंकजा सजेस्ट करूँ, और साथ में कोई भी MCQs बुक। MCQs मस्ट है। MCQs हमें बताती है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमने अच्छी तरह पढ़ी है, अच्छी तरह नहीं पढ़ी। MCQs बेसिकली एक चेक पॉइंट है। आप एक चैप्टर करें, चेक पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपने MCQ सही किया तो आप आगे जा सकते हैं, नहीं दोबारा आओ।
दोबारा ये राउंड पूरा करो, दोबारा MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व होंगे, आगे जाके हमारे हर जगह MCQs आने। ये MCQs बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, बायोकेमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली आपने याद करनी ये चीज़ें, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर, चीज़ें आपको समझ आ रही है, यू कैन पास द चेक पॉइंट। नहीं तो दोबारा। या और फिजियोलॉजी के लिए लेक्चर्स कोई जो आपके पास? लेक्चर्स ऑस्मोसिस के और निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब, ये मैं। लेकिन इस तरह होता है कि मतलब हमारे पास बुक्स भी काफ़ी सारी हैं, हमारे पास लेक्चर भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू पिक एंड मतलब अगर एक बंदा नजीब से पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आ रही है। जी बिल्कुल। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी उससे। फॉर एग्जाम्पल मी, अब मैं पढ़ता हूँ ऑस्मोसिस से, सही है, या कैप्टन से, मुझे नजीब की समझ नहीं आती तो मुझे पता नहीं, या उनको समझ पता नहीं है, लेकिन हर बंदे की एक अपना वो होती है। जी कुछ लोग होते हैं विजुअल लर्नर्स, कुछ डायग्राम में समझते हैं, सही है, कुछ लोग सिर्फ बुक से पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अब इस हमारे लोग हैं सिर्फ बुक से पढ़ते हैं, तो एवरीबडी हैज गॉट देयर लाइक वे। तो आप लोगों ने यू हैव टू गो, यू हैव टू फाइंड योर थिंग जो आपको सूट कर रही है, लेकिन रिसोर्स हमारे पास यही है, ठीक है। अच्छा हमाद भाई जी, आप बताएं कि एनाटॉमी के लिए क्या करेंगे हम लोग? एनाटॉमी जी हमारी 4 में डिवाइडेड है, 4 सब डिवीज़न है इसकी। एक हमारे पास जनरल एनाटॉमी है जो कि फाउंडेशन मॉड्यूल में कवर होती है, उसके बाद फिर एम्ब्रियोलॉजी, फिर हिस्टोलॉजी और फिर क्लिनिकल एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। तो सबसे पहले तो जनरल एनाटॉमी की बात करते हैं जो कि फाउंडेशन मॉड्यूल में आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने कवर करनी होती है। तो सबसे पहली जो बुक है BD चौरासिया की हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटॉमी, वो स्टडी करनी होती है इसके लिए। पहली रीड में इस बुक की मैक्सिमम बातें समझ नहीं आएंगी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। मैं भी इसी तरह था कि फ़र्स्ट रीड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आप उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में ये बात है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में भी यही है, लेकिन एनाटॉमी में स्पेशली ये बात है कि आप लोगों ने बार बार रिपीट करना है उस चीज़ को, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स और वो डायग्राम्स और वो फिगर्स और सब कुछ आपकी इमेजिनेशन में और आपकी माइंड में बैठ जाएं। तो इसीलिए आपने बार बार रिवाइज़ करनी है। और BD चौरासिया में ये बात है कि स्पेशली जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, कि बंदा कहता है कि यार एग्जांपल्स ही तो दिए हैं, एग्जांपल्स बस सीख गया हूँ मैं, और एग्जांपल जॉइंट्स की एग्जांपल्स दिए, इन्हीं एग्जांपल्स से ही जो है आगे फिर MCQs बनते हैं। तो एक तो ये BD चौरासिया की हैंडबुक रीड करें फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए, और साथ ही साथ पास पेपर्स करें 10 डॉक्टर्स से। तो और ये बात कि MCQs इज़ अ मस्ट, MCQs बार बार और हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों ने बार बार करनी है, क्योंकि इससे आपकी एक तो MCQ सॉल्विंग टेक्निक बेहतर होती है, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि अच्छा जी कम वक्त में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा MCQs मैंने सॉल्व करने। वो ब्रेन पावर आपकी इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है MCQ सॉल्विंग टाइम पे। तो इसलिए MCQs आर एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो दूसरी सब डिवीज़न है हमारे पास एनाटॉमी की, वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए KMU का जो स्टैंडर्ड है वो है लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी, या KLM भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसके लिए आप अगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैंने पर्सनली कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी, लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं एम्ब्रियोलॉजी के लिए, क्योंकि ये सब कुछ इमेजिनेशन पे बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपुलेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, और जिस तरह एक एक चीज़ डेवलप होती है, तो ये सब कुछ इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ लोगों की इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की कम होती है। तो जिन लोगों की कम होती है उनके लिए फिर ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो लेक्चर्स देखना और फिगर्स देखना स्पेशली। और ये फिगर्स फिर OSPI में भी पढ़ी होती हैं, जिससे फिर आप से लेबलिंग पूछते हैं। तो एम्ब्रियो के लिए तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट है कि आप लेक्चर देखें या अपने कैंपस के टीचर से लेक्चर्स लें। हमारे माशाल्लाह यहाँ पर KMC में जो एम्ब्रियो के हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो जो प्रोफेसर्स हैं, तो उनसे आप लेक्चर्स लें, घर जाके फिर बुक को रीड दें और बार बार वो कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में, क्योंकि वही बात की रिपीटिशन आपने बार बार करनी है हर सब्जेक्ट में। तो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में तो यही सब कुछ है। और अगर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखना चाहे तो डॉक्टर नजीब के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, या ब्रेनलेस मेडिको, सेल्फलेस मेडिकोज वगैरह के वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आई हिस्टोलॉजी की, जो कि तीसरी सब डिवीज़न है एनाटॉमी की। हिस्टोलॉजी में एक बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन MCQ की वेटेज अमूमन ब्लॉक्स में इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हिस्टोलॉजी को प्रॉपरली कवर किया जाए ताकि इसके मार्क्स मिस ना हो। तो
हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन इज़ द स्टैंडर्ड बुक, सारे यही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, अभी तो खैर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तो सेशन शुरू हुआ है, तो लाइक हुसैन आप रीड करें, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करें या स्टिकी नोट्स के साथ स्टिकी नोट्स पे लिख के वो उसी के साथ चिपका दें और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाएं ताकि वो खाका आपका बन जाए कि ब्रेन में कि अच्छा जी एपिथेलियम में ये कुछ है, इसकी क्लासिफिकेशन ऐसी ऐसी है वगैरह वगैरह। और हिस्टोलॉजी में अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप फिर डाइफ्योर समरी देख सकते हैं, उसमें कंसाइज पॉइंट्स हैं, या फिर दोस्त हिस्टोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर टू गो फॉर लाइक हुसैन क्योंकि KMU के सारे MCQs ऑलमोस्ट लाइक हुसैन से ही आते हैं और इसके लिए वीडियो लेक्चर्स देखने की कोई सच खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर नजीब के चंद एक वीडियोज़ हैं कनेक्टिव टिश्यू पे और एपिथेलियम वगैरह पे, तो वो अगर स्टूडेंट्स प्रेफर करना चाहें तो देख सकते हैं। यानी इसके बाद तो आई डोंट थिंक कि हिस्टोलॉजी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बस बुक ही रीड करनी चाहिए इसके लिए और जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो रट लेनी चाहिए। इसके बाद जो मेन एनाटमी का पोर्शन है वो है ग्रॉस एनाटमी या क्लिनिकल एनाटमी, जो कि ब्लॉक B से शुरू होती है। ये MSK मॉड्यूल और CVS एंड रिस्पायरेटरी मॉड्यूल में इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि एक तो आपने लेक्चर्स लेनी है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स डॉक्टर आदिल बंदूक की आप ले सकते हैं, ऑकलैंड की आप ऑस्टियोलॉजी देख सकते हैं और भी बहुत सी वीडियो रिसोर्सेज हैं। मैंने खुद ही कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी, ये औरों की रेफरेंस से ही मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन एनाटमी के लिए वही बात इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने इमेजिन करना होता है कि अच्छा जी ये एक मसल अगर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन सा मोशन हो रहा है, या इस मसल की नर्व सप्लाई यहाँ से आ रही है या वहाँ से जा रही है, ये सब कुछ आपने इमेजिन करना होता है। जी तो आई थिंक एटलस से समझ उतना मुश्किल होता है ना, मैं जरा विजुअल लर्नर हूं ना, तो मुझे एटलस देख के समझ नहीं आता। तो उसकी वो एप्स है ना, जी उसमें देख के मसल को जूम करो, कट आउट करो, वो हाइड करो, उसको अंदर करो, तो वो यू कैन इमेजिन दैट, उससे काफी फायदा होगा। एग्जैक्टली मैंने पूरा फर्स्ट ईयर ही वही ऐप से किया है। एटलस रेयरली मैंने एटलस को लिए। आपके पास टैब है तो यू कैन लाइक टैब में बड़ा सा होता है, बिल्कुल जूम इन, बोन्स लेके आओ, मसल लेके आओ, नर्व्स लेके आओ, तो काफी मतलब मजा गया है ना, कि देखते हैं कहां पे क्या है। It's very interesting. And I'm exactly opposite to this. देखिए जी, कुछ लोगों की पिक्टोरियल मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, वो टेक्स्ट को एक बार रीड कर लें तो बस उनको आ जाता है जहन में कि अच्छा जी ये सब कुछ ऐसी है। इमेजिनेशन पावर कुछ लोगों की ज़्यादा होती है और कुछ लोग फिगर्स को रट लेते हैं, तो वो भी फिर एक डिफरेंट। देखिए जी, स्टडीज़ एक इंतहाई पर्सनलाइज्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ते हैं, आपको मैंने अमूमन देखा है लाइब्रेरी में, तो आपके साथ एक तरफ टैबलेट पड़ा होता है, दूसरी तरफ बुक पड़ी होती है और तीसरी तरफ आप रजिस्टर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं। मेरा स्टडी पैटर्न इस तरह है कि मैं बस एक ही बुक खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल स्नेल्स एनाटमी मैंने खोल दी, बस वही मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। अगर वो कोर्स 3 हफ्तों का है तो मैं बस एक हफ्ते में एक दफ़ा रीड कर लूँ, दूसरे हफ्ते में दूसरी दफ़ा, तीसरे हफ्ते में तीसरी दफ़ा, बिकॉज रिपीटिशन इज़ द की फॉर एनाटमी, स्पेशली फॉर एनाटमी। औरों की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में एक बार कॉन्सेप्ट खुल गया बस, फिर वो टुवर्ड्स द एंड अगर 1-2 दफ़ा रिवाइज़ कर लें। लेकिन एनाटमी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बार बार रिवाइज़ करते जाएँ ताकि आपके ब्रेन में वो खाका बन जाए कि अच्छा जी बॉडी में क्या कुछ है और इस मसल की इनर्वेशन क्या है, इस मसल की ब्लड सप्लाई क्या है। जनरल एनाटमी या ग्रॉस एनाटमी के लिए जो बुक्स यूज़ होती हैं वो जो स्टैंडर्ड है KMU का स्नेल्स एनाटमी, और इसके अलावा ग्रेज एनाटमी भी कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। मैंने दोनों पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, और दोनों में मैंने ये डिफरेंस नोट की कि स्नेल एनाटमी इज़ कंप्लीट। स्नेल एनाटमी में कोई चीज़ डेफिशिएंट नहीं है, यानी KMU के सारे MCQs स्नेल से होते हैं, सॉल्व होते हैं। लेकिन KMU इज़ डेफिशिएंट इन फिगर्स, जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो डायग्राम्स बनी हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए या तो फिर आप नेटर्स एटलस देख सकते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट के साथ साथ आप एटलस भी देखें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो आप ग्रेज एनाटमी की इलस्ट्रेशंस, वो आई बिलीव कि नेटर से भी बेहतर है कि आप ग्रेज एनाटमी अपनी PDF में डाउनलोड कर लें अपने साथ, और उसको फिर टेक्स्ट स्नेल्स की टेक्स्ट के साथ साथ आप देखते जाएं ग्रेज की इलस्ट्रेशन, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेटर्स में भी फिर अमूमन कुछ ऐसे पॉइंट आ जाता है जो कि इंसान को दिखाई नहीं देते या याद नहीं रहता कि अच्छा जी ये 2 मसल्स तो काफ़ी क्लोज थी, वो तो नेटर में किस तरह से लेबल्ड थी। लेकिन ग्रेज में फिर ये इलस्ट्रेशंस थोड़ी सी बेहतर दी गई हैं।
तो और इसके अलावा जो क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं, हर एक टॉपिक के साथ ऑलमोस्ट क्लिनिकल पॉइंट्स भी दी गई हैं स्नेल्स में और ग्रेज में। तो ग्रेज में काफ़ी एक्सटेंसिव गए हैं इन क्लिनिकल कोरिलेशंस के मामले में, जबकि स्नेल में जो सबसे कॉमन क्लिनिकल केसेस होती हैं वही डिस्क्राइब की गई हैं। और जो हमारे केएमयू के एग्ज़ाम्स में आते हैं एमसीक्यूज़, वो ज़्यादातर स्नेल के ही क्लिनिकल पॉइंट से या स्नेल के टेक्स्ट से आते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टेक्स्ट स्नेल से रीड करें, लेकिन जो फिगर्स हैं वो या नेटर से देखें या 3D ऐप जैसे आप लोगों ने बताया, तो 3D ऐप से आप देख सकते हैं, और या तो फिर ग्रेज एनाटमी की इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट एनाटमी। रिपीटिशन इज़ द की एंड एमसीक्यूज़ सॉल्व करना बार बार। एमसीक्यूज़ के लिए आप टीच में एनाटमी या मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं, या और स्नेल रिव्यू वगैरह, KLM की रिव्यू, BRS रिव्यू, इन सारों के एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते जाएं इसी टेक्स्ट के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ क्लियर होगा। एनाटमी तो जितनी इसने बतानी थी बता दी। इसकी एक बात मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हर इंसान का पढ़ाई का जो तरीक़ाकार होता है डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो बता रहे फर्स्ट ईयर के हवाले से, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 में से 100 लोगों को फ़ीज़िबल लगे और उसी तरह उसी राह पे जाएं। बेसिकली हमारा मकसद है, हम दो बंदे भी इसीलिए बैठे, ये अपने आइडियाज़ बताएगा, मैं अपने आइडियाज़ बताऊँगा, आप अपने आइडियाज़ बताएंगे, फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर उनमें से 100 में से 50 भी कैचअप कर जाए और रेजोनेट कर जाए हमारे तरीके से, तो इट्स इनफ। ये पॉडकास्ट का फिर जो मकसद है वो पूरा हो गया। तो लेकिन जो 50 लोग रह गए जो नहीं रेजोनेट कर पाए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कैसे पढ़ेंगे, या हम तो ऐसे इसी तरह पढ़ते थे, अब हमारा तो सारा तरीक़ा ये ख़राब था, इससे नहीं। हर बंदे का अलग स्टाइल, उस कोशिश करें अपने स्टाइल को बेहतरीन करने की कोशिश करें। अगर हमने जो बातें कही है अगर इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे आप लोग, एक बार ट्राई कर लें, अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं तो उसको छोड़ दे, अपना तरीक़ा चेंज कर दे, किसी और सीनियर के पास जाए, किसी और से पूछ ले। ये आप जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें। अब फर्स्ट ईयर में मैंने अपना तरीक़ा सब कुछ आइडेंटिफाई किया, मुझे मार्क्स भी मिल गए, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। अब मैं सेकंड ईयर मेरे लिए बहुत आसान है शुरू से। फर्स्ट ईयर में शुरू में 3-4 महीने में कंफ्यूज था, इसी तरह मैं ढूंढ रहा था कि मैं किसके साथ रेजोनेट करूँ, किस मेथड के साथ, किस बुक के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, किस टीचर के साथ, किस लेक्चर के साथ। जब मैं वो रेजोनेट कर पाया तो उसके बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई। सेकंड ईयर सारे कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोर्स, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट ईयर से ज़्यादा पीसफुल है सेकंड ईयर। मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं जाता हूँ पूरा दिन, चाहे एक्टिविटीज़ हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे मैचेस हो, सब करता हूँ। रात को जाता हूँ 1-2 घंटे उसी पैटर्न में जिसमें मैं अभी रेजोनेट कर पाया ना, मैं उसमें जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, रात को फिर सोचता हूँ कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। हालांकि पढ़ता 1-2 घंटे ही होते हैं वो, हाँ, लेकिन चूंकि मुझे तरीक़ा पता लग गया है कि कौन सा मेरे लिए बेहतरीन है, कौन सा मेरे साथ अच्छा है, तो मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए मेरे लिए बहुत है। स्टडी करना कैसे होता है ना, मतलब ये है कि देखो हमारे वी नो कि बुक्स कौन सी होती हैं, टेक्स्ट कौन से अवेलेबल हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज ना कि अब लेट्स सपोज मेरा दिन है 24 आवर्स है मेरे पास, राइट। अब मैंने इसको हाउ डू यू गाइज डिस्ट्रीब्यूट योर डे एंड हाउ डू यू गाइज गो अबाउट स्टडी, मतलब किस तरह, अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ना, आप किस तरह करते हैं बुक को, आप वो करते हैं कि मतलब हाउ डू यू गो अबाउट स्टडी, शायद आप कहते हैं हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट योर डे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट, मैं जब सुबह उठता हूँ, हाँ ऑब्वियसली बात है, कॉलेज जाता हूँ, जब मैं चला जाता हूँ वापस कॉलेज में, अगर कोई क्लास ऐसी है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कुछ नहीं पिक कर पाऊँगा तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ूँ। कॉलेज में एक क्लास ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन पढ़ता हूँ, नहीं, कभी कभार दोस्तों के साथ बैठ के कोई इन्जॉय किया, इधर कैफ़े बाहर चले गए कहीं, लेकिन जब वापस आता हूँ आराम, उसके बाद फुटबॉल खेलता हूँ, और जब शाम हो जाती है डिनर से 1 घंटा पहले पढ़ाई,
1 घंटा पहले? हाँ। ओके। ये बेसिकली मैं जब कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में था ना, वहाँ पे हमारी 2 प्रेप्स हुआ करती थी। डिनर से पहले एक प्रेप हुआ करती थी हमारी, प्रॉपर टीचर्स भी आते थे, राउंड लगते थे, हम यूनिफॉर्म में बैठते थे, पढ़ते थे ना, तो एक आदत बन गई है और बहुत बेहतरीन किस्म से बन गई। अब मैं जो भी करूँ, शाम के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो पीछे से आवाज़ आती है तो पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, क्योंकि 5 साल एक चीज़ मैंने बार बार रिपीट किया, तो मेरी वो आदत बन गई। डिनर नमाज हो गई, उसके बाद मैं 1 घंटा या 2 घंटे उसके बाद डिनर के बाद, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। नॉर्मली मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक्सटेंड कर जाता हूँ अपनी पढ़ाई को, लेकिन ये जो मेरा तरीका है पर्सनली, अब अगर आप ऐड कर ले तो कोई ऑलमोस्ट 3 आवर्स बनते हैं जो मैंने बता दिए, 1 घंटा पहले 2 घंटे बाद में। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 दोबारा इन 3 आवर्स के साथ रेजोनेट कर पाए। किसी को ज़्यादा आवर्स की ज़रूरत होगी, किसी की पिकिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या कोई ऐसा बंदा भी होगा जो 1 घंटे में वही चीज़ें पिक करवाएगा जो मैं 3 घंटों में पिक कर, तो वो दोबारा आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह क्या एक दिन में जो आपने टारगेट रखा हुआ है छोटा सा, जो आपके मैंने आज करना है ना, हाँ, जो छोटा सा स्मॉल गोल्स होते हैं वो कितने टाइम में हो जाता है। तो मेरा जो टारगेट होता है वो तो कंप्लीट हो जाता है इसी टाइम में, इसलिए मैं बहुत चिल में सेटिस्फाइड हूँ अपने इस रूटीन से कि मैं चाहे फुटबॉल का मैच देखता हूँ वो भी देखता हूँ साथ, या फुटबॉल खेलनी हो या कोई और बाहर जाना हो, निकलना हो, तो मेरे रूटीन में कोई मसला नहीं आता है, मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है 1-2 घंटे मैं निकाल लूँगा, एक चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन कोई और बंदा है जिसको लगता है कि मुझे 4 घंटे लगते हैं, तो वो खुद वो एक एक्स्ट्रा घंटे एडजस्ट करे अपनी रूटीन में, चाहे वो क्लासेस के बाद आगे दोपहर वाले टाइम में एडजस्ट करें या रात को डिनर के बाद 3 घंटे लगा ले, वो उन्हें एडजस्ट करने। एक बार आपको पता लग गया उसके साथ फिर वो वर्ड आता है कंसिस्टेंसी, आप फिर उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाए। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 महीने में 30 दिन आपने एग्जैक्टली सेम रूटीन फॉलो करने, नहीं, आप ब्रेक आ सकती है, 5 दिनों की भी ब्रेक आ सकती है, आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, शादी हो सकती है, घर वाले, तो कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि 5 दिनों के बाद आप दोबारा उसी रूटीन पे आते हैं, यानी जो ब्रेक आई है उसके बाद आप रूटीन पे अगर आए, उसी तरह आप पढ़ना भी स्टार्ट करें, तो इट मीन्स कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप क्लियर है अपने गोल के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए और आप दोबारा बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, मसला वहाँ पे बनता है, फिर वहाँ से उस विश्व साइकिल से अपने आप को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेशन कुछ ना कुछ करना होता है उससे निकलने की। अच्छा, तो कल मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे अबाउट यही कि फर्स्ट ईयर आपको मतलब क्या वो चाहिए ना, लेकिन उसमें प्राइमरी क्वेश्चन सारे थे एमडीकेट के रिलेटेड और रिपीटर के रिलेटेड और इस तरह से। तो आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो जिसमें आई हैव एक्सप्लेन कि आप मतलब किस तरह तैयारी कर सकते हैं एमडीकेट की। दिस वीडियो इज़ प्राइमरीली फॉर लाइक द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सही है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन सिर्फ था कि रिपीट ईयर का आपने मतलब हाउ डिड यू टेकल द रिपीट ईयर, और आपको मतलब एंग्जाइटी और थॉट्स किस तरह आते थे, एंड वो मतलब रिश्तेदार और सबका मतलब वो बर्डन, तो उसको आपने किस तरह फेस किया। तो चूँकि आई एम द रिपीटर, ये दोनों तो फ्रेशर्स थे लेकिन मैं रिपीटर था, तो मैंने इस तरह किया था कि जो मेरा गैप ईयर था तो मेरे पास तकरीबन 7-8 मंथ्स थे, राइट। तो उसमें मैंने इस तरह किया था कि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आ गए थे एफएससी के, तो आई यूज्ड टू स्टडी माई सेल्फ, मतलब खुद पढ़ के उस चीज़ को सीखना और फिर उसको उनको समझाना डेली बेस पे। सुबह उठ के मेरा क्या मतलब था कि मैं सुबह से शाम तक जो है तो मैं खुद पढ़ता और फिर वो आते तो मैं वही उनको फिर पढ़ाता। आई यूज्ड टू मेक नोट्स, तो वो नोट मेरे पास होते थे, ठीक है, नोट्स बना के फिर उनको वो समझाना, तो मतलब खुद भी सीखना और उनको सिखाना। तो यू कैन फाइंड इट लाइक स्टूडेंट जिसको आप पढ़ा सकते हैं, अगर कोई ना भी हो अपने भाई को या खुद बैठ के, लेकिन ट्राई टू लर्न इट एंड लाइक टीच इट, तो इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा मेरे पास एक डायरी थी, तो उसमें मैंने मतलब हर दिन सुबह उठ के मैंने लिखा था कि मतलब आज ये डेट है, आज मेरे ये सारे काम हैं और मैंने आज ये करने हैं। तो बस अपने आप को कमरे में बंद करके डायरी मेरे पास होती थी, आज मेरा ये सारा काम है, इसको मैंने करना है, काम करके टिक लगाओ, काम करके टिक लगाओ। जस्ट नमाज पढ़ना और सिर्फ पढ़ाई करना, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, लाइक लिटरली कुछ नहीं किया। मैं एक कमरा था, आई यूज्ड टू बी देयर एवरी सिंगल मॉर्निंग यू वेक अप, यू डू योर स्टडीज, यू टीच देम एवरी सिंगल मॉर्निंग, यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग 7-8 महीने के लिए। तो गैप ईयर वाज हार्ड, लेकिन आई स्टिल मिस दैट फेज, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आई स्टिल मिस दैट फेज। तो ये है कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो इट्स यू गाइस हैव गॉट इट इंशाल्लाह, और जस्ट कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, सही है। इसके अलावा हमाद भाई और शान भाई, टेल मी कि आपकी मोटिवेशन क्या है
लाइक यहाँ पे आप केएमसी में होते हैं तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपको वो स्टिमुलस आता है कि आज मैं उठा, मैंने क्या करना है। तो आपके लिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू गाइस? तो यानी पहली बात तो है कि इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होनी है कि माशाल्लाह इतने ऑनरेबल पेशे में आप एंटर हुए हैं, इतने ऑनरेबल फील्ड में कि आप आगे जाके लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। या तो यानी कि अगर कोई मेडिसिन में भी जा रहा है, लोगों का ये होता है कि वो जी सर्जरियाँ कर रही हैं और एक्सीडेंट से बच गया और ये उसने ज़िंदगी बचा दी। ये नहीं, जो कि मेडिसिन वाले भी होते हैं वो भी यानी ज़िंदगी ही बचाते हैं, क्योंकि अगर माइनर इंजरी भी है तो वो भी फिर मेजर में बदल सकती है। तो यानी सारी ही खबर आने रशो माड़ा किसमें अच्छा, लेकिन बेहतर न खबर कम करना बस। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होनी है कि माशाल्लाह इतने ऑनरेबल फील्ड में एक बंदा आ जाता है और इतने ऑनरेबल पेशे से बंदा वाबस्ता हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि फ्यूचर में उन्होंने ज़िंदगियां बचानी होती हैं, ख्वाह वो सर्जरी में हो ख्वाह वो मेडिसिन में हो। तो ये सबसे बेहतरीन मोटिवेशन होती है। इसके बाद आपकी कामयाबी से आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनकी लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी कामयाबी से कितने खुश होते हैं, वो कितने प्राउड फील करते हैं हमारे बारे में। या अगर हमारे साथ कोई और लोग हैं, हमारी सिबलिंग्स हैं, हमारे दोस्त वगैरह हैं, वो भी हमसे मोटिवेशन लेते हैं, वो भी यानी कि हमें देखकर खुश होते हैं और उनकी ज़िंदगी भी फ्यूचर में खुशगवार हो सकती है आपसे मोटिवेट होके। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन तो आई डोंट थिंक कि ज़रूरत है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। लेकिन होता है ऐसे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा सुबह उठता है, कहता है कि यार अद्दा उससे हुआ मदा उस बबिया गोंडा औरस तेरो बिया बाव का ना गोंडा औरस कार, लेकिन प्रेप्स में अमूमन ये होता है। In those days, you mainly have to learn to work without motivation. Honestly, you have to as a medical student. लेकिन फिर भी at the back of the mind, you must remember that you must be the best version of yourself. If you can be a doctor, you must work to become the best doctor you can be. If you're working to become a better person, you must work to become the best person you can be. Yeah. तो ये भी एक स्टिमुलस होनी चाहिए इंसान के लिए कि अच्छा जी अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये बेहतरीन अंदाज से क्यों नहीं कर रहा। तो मेरे लिए तो यही मेनली मोटिवेशन रही है कि एक तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ। ये फर्स्ट सेकंड ईयर तो हमारे फाउंडेशन ईयर्स हैं, और जिस तरह के शायन भाई ने बार बार बता दिया कि ये फाउंडेशन ईयर्स हैं, फिजियोलॉजी से वाबस्ता, फिर पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री से वाबस्ता, फिर फार्माकोलॉजी है। फाउंडेशन हमारी वीक होगी तो आगे जाके तो यानी बहुत मसाइल क्रिएट होंगे। तो यही 3-4 बातें हैं जो कि मुझे पर्सनली मोटिवेट करती हैं। मेनली मेरे पेरेंट्स के वो प्राउड फील करें, क्योंकि मेरे वालिद साहब काफ़ी स्टर्न किस्म के हैं ना, तो जब वो फीलिंग आती है कि यार जी माँ खुश होकर खुशहाल में इकड़ल लग, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है मेरे लिए। और स्पेशली मेरे जो बड़े भाई हैं उनको भी देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार जी माशाल्लाह अगर ख़जान जोड़ को उस मालम से खोल ली, तो ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और स्पेशली मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी मेडिसिन फील्ड में है, तो उनको देखकर भी यानी वो जब करंटली वो एच हैं, तो वो जब आती हैं घर तो कार्डियो से मुझे बहुत शौक है ना, तो वो मुझे बातें बताती है कि अच्छा कार्डियो वार्ड में आज मैंने ये सर्जरी देखी और यूँ किया और यूँ सर्चर्स लगाए। तो वो सब कुछ सुन के मेरा दिल बहुत यानी खुश होता है। और सर्जरी से वैसे भी बहुत से लोगों का शौक़ होता है, तो वो दिल थोड़ा सा और जैसे टोप वही कहना चाहिए वो यार मेडिसिन के खुश दी ये मेडिकल में तो बहुत कुछ है। तो यही चंद एक बातें हैं जो कि मेरे लिए पर्सनली मोटिवेशन है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेप्स मेनली यू विल हैव टू वर्क विदाउट मोटिवेशन। जान वजह से राख के कटना चाहिए यार, बस पास है सबक हुआ है। अच्छा, फर्स्ट ईयर नहीं, वैसे जनरली मेडिसिन कभी कभार मुश्किल हो जाती है पढ़ना, और इंसान सोचता है कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। कोई आपके सिबलिंग्स इंजॉय कर रहे होते हैं, कभी कभार शादी हो रही होती है और आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्स आपको भी पता है बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो कभी कभार हम खुद अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ
ये आगे जाके इसका कुछ बनना भी है या नहीं, या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट करूँ। फिर मेरे जहन में एक ख़्याल आता है, मैं ख़ुद को इमेजिन करता हूँ एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, मैं एक वार्ड से, एक ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर निकलता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ मैं एक लाइफ सेविंग कोई सर्जरी की है मैंने, और किसी की अम्मी, किसी के अब्बू, किसी के भाई, किसी का कोई भी रिश्तेदार वो कॉरिडोर में खड़ा है, और मैं जाके उनको ये खुशखबरी देता हूँ कि मुबारक हो, आपका प्यारा सही सलामत है, और इंशाल्लाह जैसी वो होश में आते हैं आप उनसे मिल सकते हैं। तो उस वक्त मैं इमेजिन करता हूँ कि जो अम्मी अब्बू जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके आँखों में जो मेरे लिए एक मोहब्बत होगी, या उनकी आँखों में जो आँखों से मुझे थैंक कर रहे होंगे कि डॉक्टर से, बस कभी कभार इंसान कुछ नहीं कहता, उनकी आंखें ही सब कुछ बोल रही होती हैं। उस वक्त की आंखें जो मैं इमेजिन करता हूँ उस रिश्तेदार की, उनकी, तो जिस दिन ये हो गया, जिस दिन ये जो मेरी फैंटेसी बनी हुई, जिस दिन ये पूरी हो गई, उस दिन जितने मैंने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ की हैं, जितना मैंने टाइम लगाया, जितना मैं थका हूँ, जितना मैंने पसीना खून बहाया, मैं समझूंगा कि यार मुझे प्राइस मिल गई, और बहुत बेहतरीन किस्म की प्राइस मिल गई। तो मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि उस वर्जन तक पहुँच जाऊँ कि मैं किसी को बचा सकूँ। बेसिकली बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह है, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ हर रोज़ के मेरे हाथों में अल्लाह स्किल्स दे दे, मेरे हाथों में या मेरे हाथों से किसी को शिफा मिल जाए। तो हर रोज़ मेरी यही दुआ होती है कि कुछ हो जाए, इन हाथों से कुछ बच जाए। और जब उस बचने के बाद मैंने आपको फैंटेसी बता दी, अगर जिस दिन वो कंप्लीट हो गई तो मेरी थकन दूर हो जाएगी, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान फील करूँगा। और वहाँ उस स्टेज पे पहुँचने के लिए जितनी मुझे मेहनत मैंने की होगी वो मुझे बहुत कम लगती होगी, मैं सेटिस्फाई हूँगा। तो उस मोमेंट के लिए मैं जीता हूँ रोज़। वो मैं बस सुबह अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, अगर मैं सुबह उठता हूँ, कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि आज कुछ मैं सीख जाऊँ, ताकि वो जो मेरा ड्रीम है, एक फैंटेसी है, मैं उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाऊँ। और अगर ज़िंदगी रही, जिस दिन ये होगी कंप्लीट, तो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि यार वो जो फैंटेसी मैंने पॉडकास्ट में बताई थी ना, आज वो पूरी होगी इंशाल्लाह। अगर उस वक्त तो आप इंशाल्लाह दुनिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स में होंगे। तो तब टॉप 10 मेडिकल यूट्यूबर, मेडिकल ब्लॉगर्स। हाँ, तो फिर मैं अगर आपको याद होगा तो फिर मैं सही है ना। हाँ, अगर आपने टाइम दे दिया तो फिर मैं बताऊंगा कि आज़म उस दिन हमने बात की थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि वो फैंटेसी आज पूरी होगी। अल्लाह करे कि हम ये पॉडकास्ट उस दिन फिर देखें इंशाल्लाह, और पूरी हुई हो इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। या सो दैट्स द मोटिवेशन फॉर यू गाइस। सही है। क्या कहना चाहेंगे आप एंड में? कुछ कहना चाहेंगे? खपाई को यार खपाई को सेंटिमेंटली यार माला में ओके ना वजह से जाऊंगा। असल में माशाल्लाह ढेर अच्छी खबर है। ओके सब यार, मुझ जैसे कैमरा शाई पर्सन को अगर आप यहाँ में लाने में कामयाब हुए तो मेरी दुआ इंशाल्लाह टॉप 10 नहीं, टॉप 3 में ही चले जाए यार। दुनिया आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैं वैसे ही कह रहा, मैं ये बात अभी चूँकि मैं ज़रा इमोशनल हुआ हूँ, तो इसलिए अभी जो बातें भी निकलने वाली है वो सारी दिल से निकलने वाली है। तो मैं अब बार बार मुझे बता रहे थे और मैं कितना रेजिस्ट कर रहा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर चूँकि आपने मुझे यू मेड मी फील एट होम यहाँ पे कि यार आओ और कुछ नहीं होगा, चूँकि मैं इजी फील हुआ था तभी मैंने हाँ की थी पॉडकास्ट के लिए। तो मैं पता नहीं कैसे थैंक करूँ और कैसे, ये यकीनन मुझे नहीं पता, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, यू नो। बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बस अच्छा अहमद जी, आई थिंक वी शुड एंड द थिंग, राइट? जी बिल्कुल। वो है ना, हम बता नहीं जी, बस ऑलमोस्ट सारी बातें तो कवर हो ही गई हैं। यानी कि हाउ टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जी, और सर्वाइव हो जाता है खैर। और जिस तरह के आज पॉडकास्ट में हमारी शाइनेस दूर हो रही है, हमारी कैमरा शाइनेस दूर हो रही है, उसी तरह फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी यही पैगाम है कि अपनी कैरेक्टर पर थोड़ा सा काम करें इन 5 सालों में अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, क्योंकि यही 5 साल हैं, इसके बाद प्रोफेशनल ज़िंदगी हमने जीनी है, तो उसमें फिर कोई मसला ना होना।
तो इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम ऑन योर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर एज वेल, क्योंकि जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा जिस काम में आप टाइम लगाते हैं वो काम बेहतर होता जाता है, ख्वाह वो स्टडीज़ हो ख्वाह वो कोई और चीज़ हो। फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, बड़े होते हैं, फिजिक अच्छी होती है, आप किताबें पढ़ते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, पर्सनैलिटी बेस्ड आप अगर किताबें पढ़ें तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इस तरह और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भी साथ में उठाना चाहिए स्टडीज़ के साथ साथ। और बस यही कुछ जनरल बातें हैं, बाकी सब कुछ पर्सनल है। हाँ, आखिर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे चाहिए था मैं शुरू में कर दूं। देखो, एक हमारी पर्सनल स्टडी लाइफ के साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने शुरू में ये बात नहीं की, लेकिन ख़ुद को अल्लाह से कनेक्टेड रखना इज़ अ मस्ट। ऐसा ना हो हम स्टडीज़ में दुनिया में इतना खो जाए कि जो हमारा मेन मकसद हो वो हम भूल जाए। तो ये जिस तरह मकसद है वो भी मकसद है। असल में अगर हम अल्लाह से कनेक्टेड होंगे तो हमें अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत होगी। अल्लाह की मखलूक से हमें मोहब्बत होगी तो हम मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएंगी कि हम पढ़े और स्किल्स हासिल करें, इस फील्ड में आगे जाए, ताकि हम अल्लाह की मखलूक को बचाने का ज़रिया बने। तो हम चीज़ें कनेक्टेड है साथ साथ, स्पिरिचुअल, आपकी पर्सनल, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एक को हम छोड़ेंगे, ऐसा है जैसे तीन पेपर्स हो, आपने एक में टॉप कर लिया, दूसरे में टॉप कर लिया, लेकिन तीसरे में फेल हो गए, तो एक दाग आप पे रह गए। एक और बंदा है जो तीनों में ज़रा मॉडरेट था, वो आपसे बेहतर रह गए। आपने 2 में टॉप किया था, तीसरे में फेल हो गए, उससे वो बंदा बेहतर है जो तीनों में मॉडरेट मार्क्स के साथ उसने पास कर लिया। तो हर चीज़ साथ लेके चलिए, पर्सनल लाइफ साथ में स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने दोस्तों को, सोशल लाइफ, इन सारों कोशिश करें कि इनके अपने अपने मार्क्स बनाएं। 10 मार्क्स मैंने पर्सनल लाइफ को देने, खुद पे वर्क करना, उसमें और एक पासिंग क्राइटेरिया रखिए कि मैंने 10 में से 6 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने। इस तरह एकेडमिक लाइफ 10 में से 6 मैंने करने। अब अगर आप एक में 10 ले ले लेकिन दूसरे में 2-1 ले लेना, फिर बैलेंस ख़राब हो जाएगा ना। तो बैठ के अपनी, मैंने डायरी में ये चीज़ बनाई हुई अपनी कि डिवाइड करें अपनी ज़िंदगी को 4-5 पेपर्स में और कोशिश करें मिनिमम पास हो। अगर आप सारों में पास हो जाए, बेशक पासिंग मार्क्स आपने बेरली पासिंग मार्क्स को पार किया हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर एक चीज़ में आप आगे बढ़े, आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन आप सोशल लाइफ, आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहता और कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता, तो ये भी ठीक नहीं है, बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन आपके दोस्त बहुत ज़्यादा और आप पढ़ाई में वहाँ पे वीक है, तो हाँ, तो कोशिश करें अपने लिए एक स्केल बनाएं, एक पेपर के मार्किंग करें, पासिंग मार्क्स, और उसको ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, that's a beautiful idea. Yeah, so I think that's it. And thank you Hamad and Shayan for taking our time for me. Thank you for having your talk. And inshallah I'll see you guys in the next podcast with a new guest. And thank you for watching. Assalamu alaikum.